हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। आज बेटा हम आपके लिए जो क्लास में लेकर आए हैं, जो आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बेटा हमारा कि कैसे हम तीन या तीन से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक। और दूसरी चीज़ बेटा जो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, उसके अराउंड आप किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो, एक कैसे बनाते हैं वो तो हम पिछली क्लास के अंदर सीख चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बेटा, वो भी हम पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो चलिए बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लासरूम यही है हमारा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करना सीखेंगे बेटा आपका तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड। तो देखो किस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है ना। तो आप लगाएंगे बेटा हेडिंग, सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे 3 EPS अबाउट अ पॉइंट चार्ज, अबाउट अ पॉइंट चार्ज। ठीक। अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों के लिए एक जैसा ही बनेगा। ठीक। अबाउट अ पॉइंट चार्ज EPS। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो आप सब बच्चों को पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिस पे पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्म रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है EPS के, दूसरा पॉइंट। और फिर हमने देखा था कि अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग टाइप की आपकी सरफेसेस फॉर्म होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेटा पॉइंट चार्ज लिए, बच्चे बोले सही बात है सर। तो देख मेरे लाल कि ये आपके पास बेटा पॉइंट चार्ज है, लेट इट बी क्यू। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो हम यहाँ पर इसकी ऐसे कुछ करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लेंगे बेटा। ठीक है। अगर आपको EPS ड्रॉ करना है तो आपको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन के अंदर आपका प्राइमरली वर्क है कि आप सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं। ठीक। तो ऐसे कुछ करके हमारे पास रीजन के अंदर आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है। तो भाई ये हम बना लिए। अब आपको क्या करना है, EPS बनाना है। आप सबको पता है कि भैया कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल EPS बनेगा। कैसा EPS बनेगा बेटा, है ना, स्फेरिकल EPS बनेगा। तो अगर मुझे इसके अराउंड EPS बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो मेरा EPS बन जाएगा। पर यहाँ पर हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन EPS सरफेस बनानी है मेरे लाल। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कि दूसरी EPS कैसे बनेगी। ये तो बेटा बिल्कुल ट्रू है कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल EPS बनेगा। कारण है उसका क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो ये कारण है आपका। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये क्या है बेटा, इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी EPS भी कैसी बनेगी, आपकी स्फेरिकल ही बनेगी। तीसरी भी कैसी बनेगी, स्फेरिकल ही बनेगी। मतलब जितनी भी इसके अराउंड EPS जनरेट होगा सारा स्फेरिकल ही होगा। पर आपके पास एक पॉइंट रह जाता है कि सर कि इससे जो दूसरी EPS होगी वो दूर बनेगी या पास बनेगी, है ना। पहले तो आप समझो कि भैया आपका इस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता रहता है ना। पोटेंशियल क्या करता रहेगा, जैसे आप दूर जाओगे बेटा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास एक रिलेशन है ना, हमारे पास बेटा एक रिलेशन है। रिलेशन क्या आपके पास, E = -dV/dr। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया, योर मैग्नीट्यूड कम्स टू बी dV/dr। आपको पता है कि जो dV है, क्या पता है बेटा आप सब बच्चों को कि dV दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है और dr उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और हमें यहाँ पर इसी डिस्टेंस की आवश्यकता है। और आपको ये भी पता है कि जब मैं इससे दूर जाना स्टार्ट करूँगा किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, मैं लिखता हूँ, क्या लिखते हैं बेटा हम, फॉर पॉइंट चार्ज। आप नोट बनाते हुए चलिएगा, है ना। फॉर पॉइंट चार्ज बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज
E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आपका R इंक्रीज करेगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, है ना। जब आप इससे दूर जाना स्टार्ट करोगे तो आपका डिस्टेंस, जो पोजीशन है, जो आर्बिट्री पोजीशन है इससे दूरी की, वो आपकी क्या करना स्टार्ट कर रही है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फॉर पॉइंट चार्ज बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फार्दर, है ना, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव, है ना, एज वी मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा, अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। जैसे ही हम आपका पॉइंट चार्ज से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाना स्टार्ट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बच्चे बोले सही बात। एंड देन बाय रिलेशन ऑफ दिस, एंड देन बाय रिलेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का रिलेशन लिखा हूँ बेटा मैं आपके पास, E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। डी वी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ना, डी वी कॉन्स्टेंट हम लेके चल रहे हैं कि मतलब कि जितने भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बेटा वो यूनिफॉर्म है, तो डी वी कॉन्स्टेंट है। तो दैट इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। डी आर आपको पता है यहाँ पर, डी आर दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ईपीएस, बिटवीन टू ईपीएस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बच्चे बोले सही बात है सर, है ना। तो आपने क्या कहा, देन बाय रिलेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, वेयर डी वी इज कॉन्स्टेंट, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर, एज E डिक्रीजेज, देन, है ना, वी कंक्लूड दैट डी आर इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ईपीएस इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपके पास दो ईपीएस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है बेटा, आपका इंक्रीज कर रहा है जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से, है ना मेरे लाल, तो ये अच्छे से आप अपना लिख लेंगे और यहाँ पर हम ईपीएस बना देते हैं। तो अगर मेरा दूसरा ईपीएस कहीं यहाँ बनेगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बस यही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मेरा जो तीसरा ईपीएस होगा, सपोज करो कि इनके बीच का डिस्टेंस R1, तो जो मेरा अगला ईपीएस होगा वो डिस्टेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। तो यहाँ पर R2 इज ग्रेटर देन R2, और सरफेस कैसी बनेगी, सरफेस हमारे पास स्फेरिकल ही बनेगी। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो आप अपने इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लीजिए और अपना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिए, है ना। और हमने इसके ऊपर जो नोट लिखना था वो हमने नोट भी बेटा लिख दिया। पहली बात आपको क्लियर हुई सब बच्चे, है ना। उम्मीद करते कि आपको बेटा बात अच्छे समझ में आई होगी। देखो सारी की सारी सरफेसेस क्या आपके पास परपेंडिकुलर है और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 एंड R2, और R2 इज ग्रेटर देन R1। पहली क्लियर हो गई बात। ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से हम ईपीएस बना ले जाएंगे। इससे आगे आपको बनानी हो तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे आप बनाइएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आप अपनी फोर्थ ईपीएस सरफेस भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ कर ले जाओगे। बच्चे बोले सही बात है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करके बेटा रफ करते हैं फिर। है ना, किसके लिए बनानी है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बनानी है बच्चे। तो मैं लगाता हूँ बेटा यहाँ पर 3 EPS फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम आपका 3 EPS सरफेस बनाते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। तो देखो भाई, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ठीक। अब आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, ऐसे करके पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूर जाओगे तो फिर ऐसे दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे, है ना। आपको मैंने बताया कि जो प्राइमरी वर्क है वो हमारा यही होता है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होता है बेटा, क्योंकि ईपीएस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। अच्छा, जब हम यहाँ पर देखेंगे नियर बाय, ठीक है, चार्ज के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे जैसे आप इससे दूर जाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होना स्टार्ट होगी। आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। अब देखो डाइपोल के अंदर क्या छुपा है, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होता है बेटा,
पॉइंट चार्जेस के लिए सर, पॉइंट चार्जेस के लिए जो ईपीएस बनेगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा इसमें? स्फेरिकल। तो पहला पॉइंट लिख ले भाई कि इसमें जो हमारे पास कैसा ईपीएस बनेगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, अगर आप इधर राइट में चलते हो, इस फॉर पॉजिटिव चार्ज ना, प्लस क्यू के लिए, किसके लिए चलते हो? फॉर प्लस क्यू, है ना, राइट वर्ड, है ना, टू द राइट। तो अगर आप बेटे इसके राइट में चलते हो, ठीक है, ये हमारा राइट हुआ, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, तो यहाँ पर टू द राइट क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, ठीक। और फिर वही रिलेशन हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, दैट इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, मैग्नीट्यूड वाइज आपका इंक्रीजिंग है, मतलब नेचर में स्ट्रांग आपके पास हैगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका बेटा स्ट्रांग है तो उनके बीच का जो डी आर होगा तो सेपरेशन क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। सो डी आर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि पास पास होगा, है ना। तो यहाँ पर तो पास पास होगा। अब अगर आप इसके लेफ्ट में चलते हो, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, टू दी लेफ्ट, ठीक है। तो अगर बेटा हम इसके लेफ्ट में चलते हैं तो लेफ्ट में जाते समय आपको दिख रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटना स्टार्ट होगा। अरे दिख रहा है, दिख रहा है। इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक, तो डी आर क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे ईपीएस बनाना है, तो अगर ये एक ईपीएस है तो जो दूसरा ईपीएस यहाँ पे बनाएंगे तो इसका डिस्टेंस इधर की तरफ बढ़ जाएगा, इधर की तरफ घटा रहेगा, ठीक है। इधर और स्ट्रांग होगा और यहाँ पर फिर ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसे ही किसके लिए बेटा, ऐसे ही आपके पास नेगेटिव चार्ज के लिए। बच्चे बोले सही बात है सर। तो ये देखो भाई, है ना, यहाँ के पीछे का जो सेपरेशन है वो आपको क्या करना है, इंक्रीज करके देना है, ऐसा कुछ, ठीक है। स्फेरिकल बनना है बस, इसका ध्यान रखना है कि भाई स्फेरिकल हो। स्फेरिकल का कारण आपको पता ही है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए आपका सेपरेशन और बढ़ जाएगा, है ना। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप क्या बना सकते हो बेटा, अपना 3 या 3 से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। जो मैंने राइट के लिए लिखा वैसे आपको लेफ्ट के लिए ध्यान रखना है। लेफ्ट के लिए इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज में लेफ्ट की साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा तो आपका सेपरेशन कम रहेगा, और इधर की तरफ आपका वीक रहेगा तो इसलिए सेपरेशन आपके पास क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो आगे बढ़ेगा सर, बिल्कुल। तो ये डाइपोल की वजह से हुआ। ऐसे ही आपके पास अगला केस उठाते हैं, आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये बेटा 2 केस हैं, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। बच्चे बोले बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो अगर मैं पहला केस ले लूँ कि सर पहले में हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म, क्या ले लेते हैं बेटा हम, यूनिफॉर्म, ठीक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास रहती है, देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिख रही है आपको, दूर की तरफ जाती हुई दिख रही है, और हमारे पास यूनिफॉर्म है। बच्चे बोले सही बात है सर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। तो अब आपके पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका ईपीएस बनेगा, तो मतलब इसके लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कि सर प्लैनर बनेगा, क्योंकि प्लैनर सरफेस ही इसके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। अब ये यूनिफॉर्म है तो हमारे पास रिलेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, और ये भी क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब डी आर विल ऑल्सो भी, है ना, विल बी कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मतलब एक ईपीएस, इससे जो दूसरी ईपीएस बनेगी वो भी उतनी दूरी पर ही बनेगी, और जो तीसरी ईपीएस बनेगी वो भी उतनी दूरी पर ही बनेगी। मतलब कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या रहेगा बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गई बात इतनी? और बनेगा कैसा, प्लैनर। तो आप लिख लेंगे कि भैया अगर हमें इसके लिए बेटा 3 या 3 से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो प्लैनर सरफेसेस आप बना दोगे। बच्चे बोले सही बात है सर, वेरी गुड भाई, है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो आगे बढ़ जाएगा, है भाई, आगे बढ़ जाएगा। इसी में सपोज करो कि नॉन यूनिफॉर्म का केस आ जाए। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या है कि सर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इंक्रीजिंग से समझा देता हूँ, डिक्रीजिंग से आप खुद ब खुद समझ जाओगे। नहीं, मैं इंक्रीजिंग से समझा देता हूँ और आप डिक्रीजिंग से खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक। तो क्या बोले कि नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीजिंग है, मतलब आगे की तरफ जाते समय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा हमारे पास आगे जाते समय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ रहा है।
तो अब इसी रिलेशन से देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, तो E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, तो वे डी इज कॉन्स्टेंट, डी वी इज कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ रहा है तो डी आर क्या करेगा, घटेगा, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिक्रीज करेगा। तो कहीं अगर आपकी एक ईपीएस ये है, दूसरी ईपीएस आप बेटा कहीं यहाँ बनाए हो, तो तीसरी और पास बनेगी। क्लियर हुई मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। क्या बोला मैं आपसे कि अगर आप अपनी दूसरा ईपीएस कहीं यहाँ बनाए हो तो तीसरा और कहाँ बन जाएगा, और क्लोज बन जाएगा। ये लो, तो आपने क्या बोला कि सर इसके बीच का सेपरेशन R1, इसके बीच का R2, तो R2 क्या कर रहा है आपका, R2 R1 से घट रहा है, तो आप आगे की तरफ जाओगे तो इक्विपोटेंशियल पास पास आएगी। और अगर यही चीज़ आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रही होती, तो अगर ये डिक्रीज करती तो डी आर बढ़ जाता, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बच्चे बोले सही बात है, ठीक। तो बेटा आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गई बात इतनी? बिल्कुल सर। अब आपके पास आगे चलते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो सपोज करो अब आपके पास अगला हेडिंग क्या लगाएगा बेटा आप सभी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो सेकंड टॉपिक जो हमें इस क्लासरूम के अंदर पढ़ना था वो क्या था बेटा हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, है ना। तो क्या था भाई हमारे पास, वो हमने बोला आपके पास आपको बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है भाई, फटाफट लगाएंगे बेटा हेडिंग सब बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ का, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक भाई, देखो पहले तो समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। आपसे क्या बोला है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपके 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, तो उनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को पता है ना। क्या बोले हम आपसे बेटा कि कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को पता है। इसको दोबारा रीड्रॉ करते हैं, है ना। ये देखो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, बिल्कुल सर। ठीक है, आप सभी बच्चों को बेटा कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो जो भी चार्जेस आपके किसी भी फील्ड में हो या स्पेस के अंदर हो, ठीक है, वो कहाँ से लाए जाते हैं, इन्फिनिटी से लाए जाते हैं। ये पहली बात आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर अगर एक Q1 चार्ज रखा है और दूसरा Q2 चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उसने बोला है बस कि आपके 2 पॉइंट चार्जेस है। कितने पॉइंट चार्जेस है आपके, और कहाँ रखे बेटा आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। कैसे रखे वो नहीं बताया गया, तो अभी हम ले लिए कि एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। ठीक, अब आपको इसका पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है सर। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि क्या करना है, हमने इनको इन्फिनिटी ले जाना है बेटा। कहाँ ले जाना है, हम इनको इन्फिनिटी ले जाना है। तो अगर हम इन सभी को इनफाइनाइट ले जाएंगे और वहाँ से एक एक करके आपको चार्ज लेके आना है, तो जब आप Q1 चार्ज लेके आओगे, तो जैसे हम यहाँ रखते हैं बेटा Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज को यहाँ तक लेके आने में इस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ वर्क डन लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। अब आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, नहीं। अब यहाँ पर पोटेंशियल कौन देता है, जो रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब कि रेस्ट चार्ज हम पहले बोला करते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो होती है। ठीक, तो पोटेंशियल जनरेट करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज कौन सा होगा कि सर ब्रिंगिंग चार्ज होगा। अरे हाँ है ना, बोलेंगे भाई, है भाई, इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या सर? नो सर, है ना, ये ब्रिंगिंग चार्ज है। तो अगर आप यहाँ से इसको लेके आने में कुछ वर्क डन करते हो, लेट से दैट वर्क डन बी WA, है ना, लेट दैट पॉइंट बी A, तो वर्क डन A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट A, नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल फॉर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये VE क्या है बेटा आपके पास, ये है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात भाई, ये बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा उसको मैं VE बोल दिया हूँ, और ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेंगे बाद में कि किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। क्लियर हो रही है बात? और वैसे भी आपको पता है कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। बच्चे बोले सही बात है सर। तो यहाँ पर आपका इसकी वजह से वर्क डन, और ब्रिंगिंग चार्ज कितना है मेरे लाल, Q1, ये लो। तो A का वर्क डन निकल गया, बिल्कुल निकल गया कि सर,
है ना, बिल्कुल निकला सर, है ना भाई, ए का वर्क डन निकल गया, बिल्कुल निकला। अब आप इस चार्ज को तो लिया है बेटा, अब दूसरे वाले चार्ज को लेके आओ, नहीं, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले चार्ज को लाएंगे, ठीक है, सेकंड चार्ज को लेके आएंगे। तो जब सेकंड चार्ज हम यहाँ ले आए, कहाँ रख लेते हैं, यहीं पे रख लेते हैं भाई, ठीक है, ये लेके आए। अब देख बड़े ध्यान से देख मेरे लाल, तो जब हम इस सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, आपको फिर वर्क डन लेट से टू बी बी पॉइंट, ठीक है, तो वर्क डन फॉर बी आपको निकालना है। तो अब देखो दो लोग यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट करेंगे, क्योंकि एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको वर्क करना पड़ेगा, और एक इस पॉइंट चार्ज की भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो उसके अगेंस्ट भी इसको वर्क करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो दो की वजह से है। किस किस की वजह से? एक तो पोटेंशियल हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक पोटेंशियल हो गया इस चार्ज का, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक, इनटू आप ब्रिंगिंग चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात चमकी? बिल्कुल चमकी सर। तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है, लेट से दिस डिस्टेंस भी आर। तो अगर आपको VQ1 निकालना हो वो तो आप इजीली फाइंड कर लोगे सर। कैसे भैया? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेस्ट चार्ज अपॉन दूरी। तो हमारे पास VQ1 तो ये आ गया। तो मेरे पास जो बेटा वर्क डन एट बी हुआ वो कितना हो गया? दैट कम्स टू बी V ड्यू टू E Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2। नहीं, तो ये मेरे पास सेकंड है ना, बी पॉइंट पर चार्ज को, सेकंड चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ है वो ये हो गया। अब टोटल वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो आपके पास वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होगा वो इन दोनों को हमें जोड़कर मिल जाएगा। तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई बेटा कितना? WA प्लस WB। बच्चे बोले सही बात है सर। तो कितना हो गया हमारे पास? VE Q1 पहले वाले का वर्क डन और VE Q2 दूसरे वाले का वर्क डन प्लस, और ये कितना हुआ हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे बोले सही बात है ना। और अगर सिर्फ एक का ही निकालना होता तो बेटा ही निकल जाता। क्लियर होगी बात? अब सपोज करो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं और आप Q1 चार्ज को लेके आते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0। तो ये डिफरेंट केसेस है, ये उसमें इंपॉर्टेंट केस हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, याद रखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसका इस्तेमाल होता है, NCERT के अंदर आपको ये बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है मेरे लाल? बिल्कुल सर। ठीक, तो आपका आज की क्लासरूम का जो हमारा काम था वो हम बेटा कर लिए। जो जो चीज़ें हमें इसमें सीखनी थी हम वो सीख लिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बेटा एक नोट के साथ छोड़ते हुए जाते हैं आपको, जो कि आप सभी बच्चों को पता है कि रिवीजन जो कि क्या है बेटा आपका मस्ट है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और फिर हम आपसे अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।